नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या का भी पता नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया कि सांसदों की संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी-एसपी, बीजेड, सीपीआईएम के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल होंगे। एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएमएम चीफ ओवैसी का नाम भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने उनके सेना को लेकर दिए गए बयान पर हो रहे विवाद पर सफाई दी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस गलत तरीके से मेरा बयान प्रस्तुत कर रही है। जिन चैनल पर यह बयान तोड़ मरोड़ कर आ रहा है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना सेना के बारे में कहा जाए उतना कम है। ये शब्द मैंने कहे। इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। मुझे लगता है कि जो लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, जगदीश देवड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी मूक दर्शक बनी नहीं रहेगी और पीएम मोदी छिपे नहीं रह सकते हैं। अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन सहमति और संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिमाकत किसी में नहीं है। मंत्री विजय शाह के मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने गुरुवार की देर रात प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है हमारी सरकार ने यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा पद से इस्तीफे की मांग पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहती रहेगी, कांग्रेस तो सीताराम से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इससे साफ है कि इस्तीफा मुश्किल है। इसके अलावा विजय शाह को पार्टी से समर्थन भी मिला है। विजय शाह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी का समर्थन मिला। शाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। उद्धव की शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी के मंत्री विजय शाह और बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। सामना में कहा गया है कि इस मंत्री महोदय ने खुद की गई गंदगी को साफ करने का दिखावा किया। इसका मतलब ये है सीधे तौर पर माफी मांगने और गलती स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। खैर, इस सज्जन को इस बयान के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 4 घंटे के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। इतना कुछ होने के बाद भी ये सज्जन सीधे रास्ते में आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। वो बेशर्म मंत्री हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी उन्हें अपेक्षित फटकार ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से बोलना और काम करना चाहिए। आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? इन शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह को तार तार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की ये खड़ी फटकार शाह और उनकी पार्टी की इज्जत का सरेआम जनाजा है। खैर, इतना सब होने के बावजूद ना तो खुद विजय शाह कुछ बोल रहे हैं, ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और ना ही मोदी सरकार, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। भारत ने शुक्रवार को आईएमएफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली $1 बिलियन की मदद पर पुनर्विचार करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्लामाबाद इसका इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर सकता है। भुज में सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि आईएमएफ की दी जाने वाली धनराशि का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान या किसी अन्य देश में आतंकी ढांचे को बनाने के लिए किया जाए।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण में कम नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम भारत रूस चीन संबंधों को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुझान देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद के साथ भी कि इससे हमारे महान मित्रों, पड़ोसी देशों भारत व चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि पश्चिमी देश एशिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लावरोव ने मॉस्को में सीमाओं के बिना संस्कृति, सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका और विकास विषय पर आयोजित डिप्लोमेटिक क्लब की बैठक में टिप्पणी की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 मई को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये भारत और तालिबान के बीच पहला राजनीतिक संपर्क रहा। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहलगाम आतंकी हमले की उनकी निंदा की सराहना की। झूठी और निराधार रिपोर्टों के हवाले से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हालिया प्रयासों को अफगानिस्तान द्वारा मजबूती से खारिज किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने आगे लिखा, अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता और उनकी विकास की जरूरतों के लिए हमारे निरंतर सहयोग को रेखांकित किया। सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की। फ्रांस की सरकारी मीडिया कंपनी फ्रांस 24 का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की झड़प में चीनी हथियार बहुत बेहतर साबित हुए। इस पर पत्रकार प्रकाश रे का कहना है कि इस तरह की विस्तृत रिपोर्ट छापने के दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, फ्रांस की सरकारी मीडिया भी सरकार और बड़ी कंपनियों के दबाव से मुक्त है तथा उसे परवाह नहीं है कि ऐसी रपट का फ्रांस के रक्षा उद्योग पर क्या असर होगा। और दो, अमेरिका और अनेक यूरोपीय देश भारत पर दबाव बनाने तथा चीन का डर दिखाने की कोशिश है ताकि भारत पूरी तरह से पश्चिम के खेमे में आ जाए। फ्रांस से भारत रफाल खरीदने के साथ साथ पनडुब्बी और अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी करार में है। अनेक बड़े पश्चिमी मीडिया आउटलेट ने भी इस तरह की रपटें छापी हैं। भारत को बदलती विश्व व्यवस्था में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें अपने उन मूल्यों और नीतियों पर पलटना होगा, लौटना होगा जो आज़ादी के बाद से हाल तक हमारी विदेश और रक्षा नीति का आधार रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, ना कि सेना पर, और सेना के पास ये ऑप्शन है कि वो अलग खड़ी रहे और दखल ना दे। उन्होंने उस अच्छी सलाह को ना मानने का फैसला किया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने नूरा कुश्ती का सोचा था और उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपनी सेना को नहीं उतारेगा। राहुल गांधी के बिहार जाने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है कि पीएम मोदी को ही फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नाटक करने में काफी तेज हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, अच्छा होता अगर वो वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते जहां पाकिस्तानियों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रश्नेत ने कहा है कि रविशंकर जी, राहुल जी तो पहलगाम आतंक के हमले के अगले दिन ही कश्मीर चले गए थे, जहां घायलों और लोकल लोगों से मिले। वो तो शहीद शुभम द्विवेदी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से भी मिलने गए, लेकिन पीएम मोदी तो कहीं नहीं गए। लगता है आप थोड़ा कन्फ्यूजिया गए हैं। बाकी लोगों ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मंत्री विजय शाह ने अपने बयान से मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंसा दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता पहलगाम पर बोलकर मोदी को ही फंसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इसे लेकर विपक्षी पार्टियां आपत्ति जता रही हैं। रामगोपाल यादव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थीं, लेकिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी जाति के कारण बच गईं। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि उन्हें ना व्योमिका सिंह और ना ही एयर मार्शल ए के भारती के बारे में पता था, वरना ये उनको भी अपशब्द कहते। उनके बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी भारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि वो भारत के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का यह बयान दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए 10 मई 2025 को किए गए सीज फायर समझौते पर आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने शुक्रवार को बयान दिया।
बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ये गठबंधन बना था तो इसका लक्ष्य भारत निर्माण नहीं था, भारत की सेवा नहीं था, लेकिन सत्ता तक पहुंचना है। इसके लिए चाहे भारत विरोधी बनना पड़े। गौरव भाटिया ने कहा कि चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि गठबंधन मृत है। बता दें, चिदम्बरम ने सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट के विमोचन के मौके पर गुरुवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है। उन्हें लगता है कि गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन इसे लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट कर बताया है कि ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की आज ईडी ने गिरफ्तारी की। वो बेहद शर्मनाक घटना की है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 सालों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है, उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 93 साल पुराना ये अखबार सत्ता विरोधी आवाज रहा है। ये उन लोगों का हश्र है जो खुलेआम ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि बादशाह नंगा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को कोई आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच तुर्की के इस्तांबुल में बैठक शुरू हुई। इस शांति वार्ता में तुर्की भी शामिल रहा। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद दोनों देशों के बीच ऐसी पहली बैठक है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल आमने सामने बैठकर वार्ता कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 90 मिनट तक ये बैठक चली। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.